बिल्कुल और ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा मसला है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन चूँकि अब नई टेक्नोलॉज़ीज़ आ गई हैं और चीज़ें हैं, लेकिन उसके उससे पहले कैप्टन साहब नियत ठीक होनी पड़ेगी, सही फैसले लेने पड़ेंगे। आज भी अटैक हुआ है, अभी खबर दी है बिल्कुल ताज़ा खबर कि 16 लोग फिर बमबारी में मारे गए। अगर ये जारी रहा, एक तरफ बातचीत है, दूसरी तरफ सीज़ फायर के बावजूद हमले हैं, तीसरी तरफ खाना रोक दिया, बिजली काट दी, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कमज़ोर है या कोई अभी नहीं चाहता कि जंग हो, तो आप जंग छिड़ना चाहते हैं। अभी एक ताज़ा खबर आई है और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट की है कि नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर की घटना की जांच के लिए कमीशन आयोग गठित करने से मना कर दिया है। कैप्टन साहब क्या लग रहा है आपको? क्यों इसे मना किया गया? क्योंकि कई बार ये सवाल उठे हैं कि 7 अक्टूबर को जो हुआ इसके पीछे नेतन्याहू भी कहीं न कहीं शामिल है, उनको सब पता था लेकिन ये सब कुछ होने दिया। और फिर उसके बाद चूंकि प्रोटेस्ट चल रहा था, उससे पहले हम सब जानते हैं नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के खिलाफ और 6-7 महीने से इजराइल के अंदर लोग सड़कों पे उतरे हुए थे और चूंकि नेतन्याहू ने वहां पे लॉ चेंज कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेरबदल कर दी थी, उसकी भी मुखालफत हो रही थी और वहां तो मिलिट्री के लोग भी सड़कों पे इजराइल में, कैप्टन साहब याद होगा आपको कि लोग उतर आए थे। तो ये जब जंग शुरू हो गई तो जाहिर है कि इनको मौका मिल गया और ये बड़े आराम से 1.5 साल से ज्यादा हो गए हुकूमत में बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं इसकी जांच जो है, इसकी कमीशन की कोई जरूरत नहीं। क्या लग रहा है क्यों इसकी जांच नहीं कराना चाहते? क्या इसके पीछे मोटिव हो सकता है कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उनके ऊपर बहुत दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है कि जांच हो। और तो और इजराइल की जो मिलिट्री है, आईडीएफ के जो टॉप कमांडर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि जांच हो। क्योंकि कुछ जो दोष लगाया गया है वो आईडीएफ पर भी लगाया गया है कि 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था उसमें आईडीएफ ने जो कार्रवाइयां की, उनमें कुछ घंटे, कहीं पे 2 घंटे, कहीं 6 घंटे की देरी हो गई थी। और आईडीएफ जो है वो ये कहना चाहती है कि देरी नहीं हुई थी। जैसे ही आईडीएफ को इंटेलिजेंस सूत्रों से खबर मिली कि हमला हो गया है, तो आईडीएफ ने कार्रवाई कर दी। तो आईडीएफ के जो टॉप कमांडर्स हैं वो इसका दोष देना चाहते हैं इंटेलिजेंस सूत्रों के ऊपर। तो जब मोसाद के ऊपर दोष अर्पण हुआ और शिन बेट के ऊपर दोष अर्पण हुआ, क्योंकि ज्यादातर इंटेलिजेंस इन्हीं से आती है, तो उन्होंने भी अपने को बचाने के लिए एक स्टेटमेंट दे डाली। मोसाद के जो रिटायर्ड सीनियर अफसर्स हैं, शिन बेट के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं थी। वो लोग हर रोज नेतन्याहू को इंटेलिजेंस ब्रीफ दे रहे थे कि क्या हो गया, कहां पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, कहां पे हमास अपने रॉकेट्स को तैयार कर रहा है, कहां पे हमास तैयार कर लड़ाई के लिए रॉकेट मिसाइल छोड़ने वाला है। उनका ये कहना है, मोसाद के जो सीनियर अफसर हैं, उनका ये कहना है कि उनके दिए हुए इंटेलिजेंस को नेतन्याहू ने दरकिनार कर दिया, उसको कोई अहमियत नहीं दी। यानी मोसाद और शिन बेट भी इंटरनली ऐसा दावा कर रहे हैं कि गलती नेतन्याहू की है, गलती इंटेलिजेंस एजेंसीज की नहीं है। तो बहुत बड़ा जाहिर बात है, वहां जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं नेसेट में, वो तो दावा कर रही हैं पहले दिन से ही कि बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब नेतन्याहू अपना दामन बचाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा उनको क्या बहाना मिल गया है? ये मोरलेस सभी दुनिया देशों में होता है कि जब तक जंग चल रही है तब तक इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता। जंग चल रही है, ऐसे टाइम में अगर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी तो लोगों को, सीनियर अफसरों को खासतौर से अपनी अपनी ड्यूटी छोड़कर आकर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। स्टेटमेंट पर जब क्वेश्चन होंगे, काउंटर क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए फिर से सीनियर ऑफिसर्स को आके अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। फिर जिसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे देगा 7 अक्टूबर में इजराइल फेल क्यों हो गया, तो जिसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट आएगा किसी भी इंक्वायरी में, मैं फौजी तरीका बता रहा हूं,
कि किसी ने बोल दिया जी गलती तो ग्रुप कैप्टन देवनाथ की है, तो ग्रुप कैप्टन देवनाथ की गलती ऐसे नहीं मान ली जाएगी। ग्रुप कैप्टन देवनाथ को भी बुलाकर मौका दिया जाएगा कि वो अपने डिफेंस में कुछ कहें या अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहें। तो जंग के दौरान ये सब करेंगे तो लोग लड़ेंगे कब? अगर सारे सीनियर अफसरान आईडीएफ के या मोसाद के या शिन बेट के अगर वहां फिर नेतन्याहू को भी इसमें घसीट लिया जाएगा। तो मोर और लेस दुनिया के सभी देशों में, भारत, पाकिस्तान से लेके अमेरिका, कनाडा, सब जगह एक नियम है कि इस तरह की जो मीन मेख निकालने वाली इंक्वायरीज होती है वो लड़ाई के दौरान नहीं होती है। तो नेतन्याहू इसी का बहाना लेकर एक टेक्निकल रीजन है, टेक्नो लीगल रीजन देकर वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं, जब सीज फायर हो जाएगा उसके बाद इंक्वायरी करेंगे। जाहिर बात है इंक्वायरी में उनको तो ब्लेम कर दिया जाएगा और जाहिर बात है तब सब कुछ बाकी भी निकल के आ जाएगा। लड़ाई बंद हो गई तो नेतन्याहू के ऊपर जो इतने कोर्ट केस चल रहे हैं, उनकी वाइफ के ऊपर भी जो करप्शन के केस चल रहे हैं, सब निकल कर बाहर जाया जाएगा। तो नेतन्याहू फिलहाल उस दबाव से बचने के लिए ही कोई इंक्वायरी नहीं होना देना चाहते हैं। जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक उनके खौफ तो हम शुरू से कह रहे हैं कि जो डर है जिस बात का, जाहिर है कि जो गुनहगार है उसको तो पता ही है कि हमारा गुनाह क्या है और हम किस तरीके से पीएम बने बैठे हैं और किस तरह की हुक्मरानी कर रहे हैं। थोड़ा सा जो बीच में डिस्टरबेंस आई, मैंने फदील साहब को कॉल की थी कि वो कहाँ रह गए, तो इस वजह से मैंने फोन काट के और लैपटॉप से अपने आप को जोड़ा। तो ये थोड़ा से बहरहाल वो आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कैप्टन साहब। थोड़ा से जब फदील साहब जब तक आ रहे हैं, अभी एक खबर आई यूनुस चौवारा साहब ने कि इजराइल को लेकर बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है कि इजराइल के पास सैनिकों की बड़ी किल्लत हो गई। अगर हमास ने अभी फिर से जंग शुरू की तो इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। इस तरीके की बातें, खैर ये मुझे नहीं लग रहा है कि यूनुस चौवारा साहब आप जो खबर दे रहे हैं ये एक तजिया हो सकता है, एक बात हो सकती है। लेकिन ये कि हम इसको खबर के तौर पर नहीं, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल बातें थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, ईरान की बात सही है जो ईरान कह रहा है कि ईरान ने कहा है कि हमारी स्ट्रेटेजी मैक्सिमम प्रेशर के विरुद्ध मैक्सिमम रेजिस्टेंस की है। ये सही है उनकी। और ईरान ने कल जिस तरह से खामनाई साहब, जब कैप्टन साहब बात करते हैं, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, तो जाहिर है कि उनकी बात में वजन होता है, वो कोई हल्की फुल्की बात नहीं करते। और उन्होंने अमेरिका से कहा कि हमें आप धमकी देने की बात मत करना, क्योंकि जंग अगर होगी तो एक तरफा नहीं होगी, यानी हम मुकाबला करेंगे, हमारे पास तैयारी है। ऐसा आप मत सोचिएगा कि आप जंग करेंगे और बस जीत लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन जो क्या आपको क्या लग रहा है कि अभी इजराइल की क्या सिचुएशन, पिछले दिनों आपने काफी तफसील से बयान किया था कि वहां के फोर्स को लेकर के वहां किस तरीके से जो लोग आते हैं कारोबार छोड़ करके, बड़ी परेशानी, बार बार ये किल्लत की बात जो की जा रही है, तो इसके क्या माने, क्या क्या ये फर्क पड़ेगा अगर फिर से जंग, वैसे तो जंग नहीं शुरू होने जा रही है, ये सब कहने की बात है, भले ही इधर उधर बम मार दें और वो करें, लेकिन मेरे ख्याल से क्या लग रहा है कैप्टन साहब? देखिए, ईरान की बात हो रही है। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। काफी वजह हैं। एक तो है अमेरिका का जो एक्सपीरियंस रहा अफगानिस्तान में। उन्होंने देखा कि जमीनी लड़ाई में अफगानिस्तान में किसी को हराना बड़ा मुश्किल था, तो वो अभी फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी चीज है कि अमेरिका में भी एक, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे लिबरल्स हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे रिपब्लिकन्स हो, अमेरिका में एक सेंसिटिव मुद्दा है कि वहां की जनता, आवाम, माताएं नहीं चाहती कि उनका बेटा, बहनें नहीं चाहती अमेरिका में कि उनका भाई लड़ाई पर दूसरी जगह दूसरे देशों में जाए। ऐसी वो थोड़ी सी वहां पर ये फीलिंग है, और ये फीलिंग पिछले कुछ सालों में ज्यादा मजबूत हुई है। यानी अमेरिका के लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे दूसरे देशों में जाके लड़ें,
और फिर एक दिन शायद एक ताबूत में बंद होकर अमेरिका के झंडे में लपेटकर उनको वापस लाया जाए। तो अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड तो कभी ईरान में डालना नहीं चाहेगा, तो ईरान से लड़ेगा कौन? तो ईरान पे अमेरिका हमला नहीं करेगा। एक और चीज है कि इजराइल क्या ईरान पर हमला करेगा, इसके चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि लास्ट जो हमला किया था इजराइल ने ईरान पर 26 अक्टूबर को पिछले साल, जाहिर बात है 100 जहाज गए थे, उन्होंने वहां सैकड़ों बॉम्ब गिराए, ईरान का नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान कोई खास ऐसा नहीं था कि ईरान लड़ाई में हार जाए। तो इजराइल को मालूम है कि अभी फिर से उसने अगर 100 जहाज भेज दिए और 200 या 400 बॉम्ब गिरा दिए तो ईरान को फिर से नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा कि ईरान घुटने टेक दे। ठीक है, नुकसान होते हैं ईरान में, यहाँ पे कोई फैक्ट्री तबाह हो जाएगी, वहां पे सड़क में एक हाईवे में ब्रिज टूट जाएगा, वहां पर कोई पावर प्लांट जो है बिजली का बनाने वाला उसका ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा। तो इजराइल भी अभी फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करेगा। सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्यों इजराइल और अमेरिका ईरान पर सीधा हमला नहीं करना चाहते, जमीनी हमला या समुद्र के रास्ते से हमला, क्योंकि गल्फ के जितने देश हैं, पर्शियन गल्फ के जितने देश हैं, उन सबको मालूम है कि अगर ईरान पर जमीनी रास्ते से या समुद्र के रास्ते से हमला हुआ, समुद्र का मतलब है पर्शियन गल्फ, तो फिर गल्फ के देशों को बड़ा नुकसान होगा। देखिए, जैसी लड़ाई शुरू होगी, अगर शुरू होती है पर्शियन गल्फ में, तो सबसे पहले तो वहां पर जितने देश हैं, हम कुवैत, अबू धाबी, इन सब देशों से जो पेट्रोलियम कच्चे तेल का जो एक्सपोर्ट है, गैस का एक्सपोर्ट है, वो तो रुक जाएगा ना, क्योंकि दुनिया में कोई भी शिपिंग कंपनी अपने शिप को पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में कच्चा तेल लाने नहीं भेजेगी। इंश्योरेंस कितना भी हो जाए फिर भी नहीं भेजेंगे। तो नुकसान किसको होगा? ईरान को तो खैर नुकसान होगा, लेकिन ज्यादातर नुकसान अमेरिका के जो दोस्त मुल्क हैं, यूएई, कतार, अबू धाबी, ओमान, इनको ज्यादा, कुवैत, इराक, इन लोगों को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने भी अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर लगाया हुआ है कि ईरान पर जमीनी रास्ते से या समुद्री रास्ते से हमला ना कीजिए। एक मिलिट्री फैक्टर भी है। मिलिट्री फैक्टर यह है कि जब इजराइल ने हवाई हमला किया तो ईरान को नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि ईरान की एयरफोर्स बहुत छोटी सी है, ना काफी के बराबर है। ईरान की नेवी भी बहुत छोटी सी है, ना के बराबर है। उनमें छोटे छोटे पेट्रोल बोट्स हैं, छोटे छोटे कवरेट्स हैं। लेकिन ईरान ने धमकी दी हुई है कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान अपने जमीन से जमीन में जो फायर करने वाले रॉकेट्स हैं, सरफेस टू सरफेस रॉकेट्स और मिसाइल्स, उसका इस्तेमाल करते हुए फारस की खाड़ी में जितने जहाज हैं सबको डुबा देगा। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, उसको तो ईरान इतने शिप्स को डुबा देगा, या उस पे ईरान इतने रॉकेट मिसाइल तैयार रखेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत ही चौड़ाई मुश्किल से 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, वहां से कोई भी शिप ना अंदर जा पाएगा, उत्तरी अरेबियन सी से ना कोई कच्चा तेल लाने के लिए पानी का जहाज पर्शियन गल्फ में घुस पाएगा, और ना ही पर्शियन गल्फ में पर्शियन गल्फ में किसी भी समय 40, 50, 60, 200 शिप्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह में कच्चा तेल लोड कर रहे होते हैं, वो भी निकल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरेबियन सी की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो इस धमकी से दुनिया भर के सारे देश हिले हुए हैं। चीन तो हिला ही हुआ है, भारत को भी चिंता है, अमेरिका को भी चिंता है। तो ईरान पर हमले करने के साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि अमेरिका हमले नहीं करेगा। जी, ये सही कह रहे हैं। और अभी चूंकि हमने पहले भी कहा कैप्टन साहब कि डोनाल्ड ट्रम्प अभी जंग करने के मूड में नहीं है। अभी वो इस्तेहकाम चाहते हैं, वो कैसे चाहते हैं कि स्टेबल हो, हम जो है हमारी पोजीशन जो है वो हर जगह कब तक लड़ते रहेंगे। अब उनके भी ध्यान में आया होगा ना कि इससे कुछ नहीं, बाजारवाद जो है, बाजारीकरण जिसको हम कहते हैं, मार्केटिज्म जो आया है, तो वो वॉर चल रही है। आप दूसरी वॉर, तो अब उनको लग रहा है चाइना को देख करके कि चाइना जिस तरह से देखिए कि पूरी दुनिया में अपने मार्केट पर कब्जा कर लिया,
और उससे पैसे कमा रहा है बड़े पैमाने पे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो एनल क्या नाम है, एलन मस्क से जो ये दोस्ती है और तमाम इस तरीके से, ये इसके पीछे शायद यही एक वजह है कि दुनिया पे कैसे हम कब्जा करें, मार्केट उसकी जो है और कहाँ-कहाँ हम जो है ये कर सकते हैं, इस पे उनकी सारी तवज्जो है। और वो जंग, यही वजह है कि कैप्टन साहब क्या लग रहा है आपको, जो यूक्रेन और रूस में जो जंग बंदी हुई है 30 दिन की अभी, और रूस ने उसको मान लिया है, क्या लग रहा है, क्या उसका उसके बाद उसका इम्पैक्ट इधर कितना पड़ेगा, अगर हम थोड़ा सा देखें तो? डॉक्टर रिजवी, अमेरिका की लोगों में एक खास बात है, वो ये कि उन्होंने आकलन किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सुपर पावर बनने जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध तक, यानी मैं 1915-1918 की बात कर रहा हूं, अमेरिका कोई खास सुपर पावर नहीं था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब तक अमेरिका सुपर पावर बन गया था। दूसरी चीज, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका ने आकलन किया कि अब पहले वाले जो सुपर पावर थे वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगे, और उनका ये आकलन काफी सही था। हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पहले वाले सुपर पावर थे, जर्मनी वगैरह तो खत्म ही हो गए, लेकिन फ्रांस, इंग्लैंड, ये भी सब खत्म हो गए। तो अमेरिका हमेशा एक लड़ाई में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। जब भी कहीं लड़ाई होती है तो अमेरिका को दो मौके मिल जाते हैं। एक तो अमेरिका वहां हथियार बेच के खूब कमाई करता है। दूसरा बात है कि अमेरिका हमेशा कुछ ऐसा पैंतरा आजमाता है कि वो हमेशा या तो जीतने वाले के साइड में होता है, या हारे वाले को जिता देता है। ये हमने दुनिया के काफी लड़ाइयों में देखा कि अमेरिका ने कमजोर पक्ष को भी जिता दिया। जैसे हम देख रहे हैं, अमेरिका ने यूक्रेन को जिता दिया। जाहिर बात है, अगर यूक्रेन 3 साल की लड़ाई से रूस जैसी महाशक्ति से नहीं, यूक्रेन, तो हम सोच ही सकते हैं कि यूक्रेन जीत ही गया, रूस नहीं जीता। तो अमेरिका अब ये आकलन कर रहा है कि आने वाले समय में उसे पूरी तरह से यूक्रेन के बहाने यूरोप में जितने बड़े बड़े काम हैं उसमें घुस जाना है। तो यूरोप में बड़े बड़े काम यूक्रेन के बहाने से कौन से होंगे? एक तो बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर का काम होगा यूक्रेन का रीबिल्डिंग, यूक्रेन को फिर से बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन। दूसरी बात है कि यूक्रेन में जितने खनिज पदार्थ हैं, यूक्रेन में जमीन के नीचे बहुत अलग अलग खास खास तरह के मिनरल्स हैं। तो अमेरिका चाहता है कि एक 99 इयर्स का लीज साइन कर दे, जिसके लिए अब जेलेंस्की को दबाते 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 जेलेंस्की मजबूर होकर राजी हो गए हैं। तो अमेरिका हमेशा लड़ाई में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो तीसरी चीज है कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि पिछले 3 साल की लड़ाई में अमेरिका से बड़े बड़े लोग आए हैं। उन्होंने यूक्रेन में हजारों एकड़ कृषि की जो जमीन है उसको यूक्रेन के किसानों से खरीद लिया है या लीज पर ले लिया है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में, क्योंकि यूक्रेन के किसानों ने देखा कि उनके पास इतना लड़ाई चल रही है तो ना ट्रैक्टर खरीदने के पैसे हैं, ना हार्वेस्टर खरीदने के पैसे हैं, ना खाद देने के पैसे हैं, ना इरिगेशन करने की क्षमता है। सिर्फ एक ही देश है जहां से लोग, अमेरिकन कैपिटलिस्ट जो हैं, वो अमेरिका का पैसा लाके यूक्रेन के खेतों में लगा रहे हैं। यही चीज गजा में अमेरिका करना चाहता है। अब गजा के बहाने अमेरिका को ये यकीन हो गया कि जब गजा में 53 बिलियन डॉलर का काम होगा, और अब तो ना सिर्फ गजा में ऐसा काम, अब वेस्ट बैंक में भी होना है। वेस्ट बैंक के लिए अभी तक एस्टिमेट आए नहीं है, और इसी तरह से मैसिव रिकंस्ट्रक्शन काम सीरिया में होना। सीरिया में भी पिछले 15 साल की लड़ाई में चारों तरफ तबाही तबाही है। तो अमेरिका चाहता है कि ये वेस्ट बैंक में जितना बड़े बड़े काम होंगे, सीरिया में जितना बड़े बड़े काम होंगे, रोड्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगी, हाईवेज बनेंगी, नहरें बनेंगी, कारखाने बनेंगे, ये सिर्फ अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के ठेकेदार आके बनाए। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क जो बिजनेसमैन हैं, जो भी बिजनेसमैन होता है, रजवी साहब, आप और मैं भी अगर बिजनेसमैन होते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि दुश्मन की कमजोरियों का कैसा फायदा उठाया जाए
और बिजनेसमैन ये देखता है कि दुश्मन की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको कैसे अवॉइड किया जाए। तो मस्क भी बिजनेस ढूंढ रहे हैं। मस्क को क्या चाहिए, उनको चाहिए कि भाई पूरे दुनिया में उन्हीं का सॉफ्टवेयर, उन्हीं का हार्डवेयर, उन्हीं के सैटेलाइट की बिक्री हो। स्टारलिंक मस्क ने बना लिया है। वो चाहते हैं कि पूरे दुनिया में स्टारलिंक जो है वो कब्जा कर ले। मस्क ने बहुत दबाव डाला, यूक्रेन में स्टारलिंक लागू हो गया। भारत में भी वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि स्टारलिंक, भारत सरकार ने स्टारलिंक के साथ समझौता करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत में भी सैटेलाइट सर्विसेज या अप डाउन लिंक जो होते हैं, सैटेलाइट अपलिंक, सैटेलाइट डाउन लिंक, ये सब स्टारलिंक देना शुरू कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप और मस्क पूरी दुनिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। क्यों? उनको मालूम है कि जब वो दुनिया भर में कमाएंगे तो चीन की कमाई उतनी कम हो जाएगी, चीन को उतना ज्यादा बाहर कर देंगे और उस कमाए गए पैसे से आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद चीन को दबाएंगे। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है जी। डॉक्टर रिजवी।